सो टॉपिक जो हम लोग आज कवर करने वाले हैं दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो पहले बात कर ले ग्रेविटेशन क्या है और ग्रेविटी क्या है। दो वर्ड अपने पास है। पहली वर्ड क्या है ग्रेविटेशन और दूसरा वर्ड अपने पास क्या है ग्रेविटी। ग्रेविटी सो ग्रेविटेशन सपोज करो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, और दूसरे कंडीशंस पे पहले एक समझ लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी जितने भी चीजें हैं दुनिया में, तो हमने दो ऑब्जेक्ट ले रखा, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। ये दोनों चीजें आपस में एक फोर्स क्रिएट करेंगी, ये दोनों चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी एक फोर्स के थ्रू। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी, जिस फोर्स के थ्रू ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। बट इन्हीं दो ऑब्जेक्ट में सपोज करो एक ऑब्जेक्ट अगर मेरा अर्थ हो जाए और दूसरा ऑब्जेक्ट जो था वही रहे, तो देन इसी फोर्स का नाम क्या हो जाएगा, इट विल बी द अट्रैक्टिव फोर्स। और दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही लगना है, और इस बार दो ऑब्जेक्ट में अपना एक ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अर्थ हो गया। और इस तरह से अब इस फोर्स का नाम ग्रेविटेशन नहीं होगी, इसका नाम होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी सो अर्थ की इन्वॉल्वमेंट पे अगर दो ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, तो वहां इन्वॉल्वमेंट जो फोर्स जिस फोर्स की होगी उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं ग्रेविटी। अच्छा अब देखो न्यूटन ने इसको भी नहीं छोड़ा, या इसके लिए भी एक लॉ क्या किया निकाल दिया, और निकाल दिया तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। अब पढ़ना पड़ेगा तो देखिए लॉ क्या थी। तो न्यूटन ने बोला कि जो दो ऑब्जेक्ट अगर हम पास में रखे हैं, दो ऑब्जेक्ट अगर अपने पास है, तो ऑब्वियसली उनकी कुछ मास भी होगी। ले लेते हैं, सपोज करो मेरे पास ये है ऑब्जेक्ट ए जिसकी मास कितने की है m1 की। एक ऑब्जेक्ट और है अपने पास जिसकी मास कितने की है m2 की है। और m1 हो सकता है कि m1 ग्रेटर देन m2 हो, या हो सकता है m2 ग्रेटर देन m1 हो। ये बात हम बाद में करेंगे, पहले बात कर लेते हैं कि दोनों की अपनी एक मास है। एंड इन दोनों को हमने एक डिस्टेंस पे रख रखा है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r। अच्छा अब ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, या इनके बीच में कितने का फोर्स एक्सर्ट होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये न्यूटन डिसाइड करेगा। और उस डिसीजन को हम लोग को मानना पड़ रहा है और हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। तो अब देखिए जरा सा फोर्स कितने की क्रिएट हो रही है, हम सपोज को रिलेट कर लेते हैं F की फोर्स है। तो F फोर्स क्या बता दिए हो गया नहीं, ये F फोर्स जो है सर्टेन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। ये फोर्स कितनी डेवलप होगी न्यूटन के अकॉर्डिंग, ये दो कंडीशंस पे हम लोग डेवलप करेंगे, और दोनों कंडीशंस को जब फिर हम एक संग मिला दे तो फिर अपने पास एक लॉ बनेगा, और उस लॉ को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा देखो जरा सा आप अगर हम बात करें तो इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप पोलर नॉन पोलर बिहेवियर को भी इसी लॉ के थ्रू दिखाते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्जेस के बारे में लॉ बताना हो इसी को बताते हो, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस के और फोर्स के बीच की अगर रिलेशन बतानी हो तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फोर्स और डिस्टेंस की रिलेशन जब भी हमको बतानी होती है, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो कहीं भी हो, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट इसी लॉ का होता है, इसलिए लॉ थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस बन जाता है। अब लॉ है क्या समझिए, बोलता है क्या कि फोर्स जो दोनों के बीच में लगने वाला है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट की जो मासेस है उन मासेस को आप क्या करो, मल्टीप्लाइड कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी उस वैल्यू के एक मींस इक्वल क्या हो जाएगी आपके, मींस फोर्स निकल के आएगी। दूसरा कंडीशन जो न्यूटन के अकॉर्डिंग था, ये फोर्स जो है किसके इक्वल, तो बोला क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जो फोर्स मेरा लगना है वो फोर्स कितना होगा, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या जाएगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। अब ये दो ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है मेरे, अब सपोज को डिस्टेंस कितनी की r की है, सो जो फोर्स होगी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसकी, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। देख पा रहे हो, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम एक संग मिला दें तो ये क्या करेगा, ये दोनों फैक्टर मिला के जो मेरे को ऑब्जर्वेशन मिलेंगे, जो हमको डेरिवेशन मिलेगी, दैट विल गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब समझिए इन दोनों को मिला इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप कंपेयर कर,
सो एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय क्या हो जाएगा आर स्क्वायर एंड दिस इज द मीन्स मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दैट मीन्स अब अगर हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बतानी हो तो क्या बताएंगे, तो सिंपल सा बात बताएंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, कौन कौन से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी हमने ले रखा था, इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट ए एंड बी is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा न्यूटन्स लॉ। एंड एवरी टाइम देखो हमेशा ये कहानी रही है, हमेशा ये कंसेप्ट रहा है कि प्रोपोर्शनैलिटी है तो आपको सॉल्व भी तो करनी होगी, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी फॉर्म में तो आप सॉल्व कर नहीं पाओगे, तो क्या करनी होगी, प्रोपोर्शनैलिटी हटानी होगी। और जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे वहां क्या करनी होगी, कांस्टेंट लेनी होगी, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये जी जो है दैट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जी इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी की वैल्यू जो होगी, जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, किसी भी जगह ले लो, किसी भी कंडीशन पे ले लो या कुछ भी क्राइटेरिया अपना लो, जी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये कंप्लीट जो डिस्क्रिप्शन था ये न्यूटन्स लॉ के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब रिलेशन थोड़ा सा देखेंगे, जी एंड जी के बीच का रिलेशन देखेंगे, जी के बारे में थोड़ी सी पढ़ाई में से स्टडी करेंगे, जी के डेफिनेशंस, जी के मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, जी और जी का रिलेशंस एंड डिफरेंट प्लेसेस पे स्मॉल जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।